हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस एक वीडियो में, जहां पर मैं आपसे एक कॉमन सा डाउट डिस्कस करूंगा जो कि एसएससी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा। देखिए, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, सीएचएसएल की तैयारी करें, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी के एग्ज़ाम में आप जो भी परीक्षा देते हैं, क्योंकि एसएससी का हर एग्ज़ाम अब आपसे एटलीस्ट टीयर 1 और टीयर 2 के एग्जामिनेशंस ऑनलाइन मोड में कराता है। तो आखिरकार ऑनलाइन मोड में जो पेपर आपको आपके डेस्कटॉप पर बैठने के बाद मिलता है, क्या वो पहले से डिसाइडेड होता है? क्या हर शिफ्ट में बैठने वाले स्टूडेंट्स का पहले से ये एग्ज़ाम डिसाइडेड होता है कि इस दिन पर, इस तारीख में या फिर इस शिफ्ट में जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे उनको कौन सा पेपर मिलेगा? तो इन सभी डाउट्स को, इन सभी कॉमन इश्यूज़ को मैं आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स लेकर आऊँगा। एक मोड ऑफ कंडक्ट एग्ज़ाम का यहाँ पर डिस्कशन करूँगा कि वो फ्रेमवर्क क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी क्या होती है जो कि एसएससी के कराए जाने वाले किसी भी एग्ज़ाम के अंदर यूज़ की जाती है। क्या ये पहले से ही डिसाइड होता है कि आपको एग्ज़ाम में कौन सा पेपर मिलेगा? तो इसी आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम लक बेस्ड होता है? कुछ स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के बाद खुश होते हुए नज़र आते हैं और कुछ स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के बाद निराश होते हुए नज़र आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम एक छोटे से फ्रेमवर्क पर जानेंगे और फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको एग्ज़ाम के बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी सोच किस तरीके से होनी चाहिए और आपको अपने इस एग्ज़ाम पर कितना बिलीव रखना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक फ्रेमवर्क रहा है जहाँ पर मैं एक क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम की बात करूँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम किस तरीके से मिलेगा, आपको कौन सा सेट मिलेगा, ये सभी चीज़ें हम बात करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि एसएससी में अगर आप तैयारी करने वाले हैं और आप तैयारी कर रहे हैं और किसी एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो आपको किस तरीके से इस एग्ज़ाम को देखना है। देखिए, आपका एग्ज़ाम होने के 3 महीने पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। उस नोटिफिकेशन में आपसे आपकी डिटेल्स भरवा ली जाती हैं और वो डिटेल्स आपके एक कॉमन सर्वर पर जाकर इकट्ठा हो जाती हैं कि ये जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि आपने अपने हर फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फ़ी सबमिट की होती है, तो उसी आधार पर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर्स अलॉट हो जाते हैं, यानी कि आपको एसएससी अपने रजिस्टर में अंकित कर लेता है कि ये विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देने का इच्छुक है। जब आपके एग्ज़ाम की डेट आपके सामने आती है तो आपके एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ अपीयर्ड स्टूडेंट को आधार रखते हुए उस एग्ज़ाम को अकॉर्डिंगली एसएससी अपने अलग अलग सेंटर्स पर बात करके कि इतने स्टूडेंट्स को इतनी सीट्स लगेंगी, इस आधार पर पूरे भारत में आपके लिए सेंटर बुक कर लेता है। इसके बाद आपके एग्ज़ामिनेशन की डेट्स, शिफ्ट, ये सभी चीज़ें आप लोगों की निर्धारित कर दी जाती हैं, जो कि एग्ज़ाम होने के लगभग 5 से 6 दिन पहले आपको प्रोवाइड कराई दी जाती हैं। ये आपका एक कॉमन फ्रेमवर्क रहता है जहाँ पर एसएससी के अंदर बैठने वाला हर विद्यार्थी ये जान पाता है कि मेरा एग्ज़ाम किस डेट पर है और किस शिफ्ट के अंदर है। ये तो बात रही कि एसएससी के रजिस्टर में हर स्टूडेंट का अंकित होना कि कौन स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देगा। एसएससी के पास ये जो डेटा होता है, ये डेटा अपनी कॉमन सर्वर पर वो इस तरीके से मेंशन करता है ताकि अपने आगे वाले चरण में, यानी कि अपने फ्रेमवर्क में आगे वाले स्टेप में वो ये डिसाइड कर पाए कि कौन से स्टूडेंट को किस दिन पर हमें एग्ज़ाम का पेपर देना है। अब मैं बात करूंगा एसएससी के पेपर सेटअप की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक कॉमन क्लाउड सर्वर आपका यूज़ होता है, जहाँ पर आपके मेन एक्सपर्ट एसएससी खुद अपने 7 से 10 एक्सपर्ट अलॉट करती है। अलग अलग फील्ड से वो होते हैं, यानी कि कोई जो टीचर होता है वो रीजनिंग के पेपर सेट करता है, कोई क्वांट के, कोई इंग्लिश के और कोई जीके के। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में अगर ये डिसाइड होता है कि बच्चों की लगभग 50 शिफ्ट इस एग्ज़ाम के अंदर होंगी, तो इसके आधार पे आपके लगभग 100 से भी ज़्यादा सेट्स क्रिएट कराए जाते हैं। इवन एसएससी को भी ये आइडिया नहीं होता है कि किस स्टूडेंट के पास कौन सा एग्ज़ाम पहुँचेगा। कराए गए 100 सेट्स में से एसएससी को भी यकीनन ये भी आइडिया नहीं है कि उसके बचे हुए 50 सेट, जो कि आपको 50 एग्जैक्ट सेट में एडजस्ट कराने हैं, कौन से आएंगे या कौन से नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे क्लाउड की। इस क्लाउड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है एक फायरवॉल, ताकि इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल व्यक्ति या फिर एक्सटर्नल पावर एंटर ना कर पाए। यही क्लाउड वेब सर्वर और डेटा सर्वर से कनेक्ट होती है। इनके बीच में एक्सचेंज होते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट किया जाता है, जहाँ पर चीज़ें किस तरीके से आप अपने 100 के 100 सेट्स को अंदर डाल देते हैं। यही फ्रेम
वर्क आपको लेकर जाता है ऑटो स्केल बेस्ड ट्रैफिक पर, जो कि आपका एग्जामिनी के पास अगर आपकी शिफ्ट 1 तारीख को पहली शिफ्ट है तो वहाँ पर आपका रैंडमली एक सेट पहुँच जाएगा उस शिफ्ट में बैठने वाले स्टूडेंट्स के पास। इसी तरीके से नेक्स्ट शिफ्ट में होने वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पर आपके जम्बल्ड वे में पड़े हुए जो भी सेट्स हैं, अगेन वो रैंडमली एक पूरा एल्गोरिदम वहाँ से कोई सेट उठाएगा और स्टूडेंट को वहाँ पर अगली शिफ्ट में बैठे हुए स्टूडेंट को भेज देगा। जो पेपर ऑलरेडी स्टूडेंट अपनी शिफ्ट में दे चुके होते हैं उनके पास दोबारा से पिछला वाला पेपर नहीं जाता है। यानी कि अगर मुझे एक एग्ज़ाम को कराने के लिए 50 पेपर्स की ज़रूरत थी तो मुझे भी नहीं पता है कि दिए गए और इनपुट किए गए इस सिस्टम के अंदर 100 पेपर में से मुझे कौन सा पेपर मिलेगा, इवन किसी को भी नहीं पता होता है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर के आपके पास वो पेपर पहुँचते किस तरीके से हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि क्या इस एग्ज़ाम को हम लक बेस्ड मान लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पेपर देने के बाद काफ़ी खुश महसूस करते हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम काफ़ी इजी आया हुआ होता है, और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर अपने एग्ज़ाम को देने के बाद निराश महसूस कर सकते हैं क्योंकि अगर उनका एग्ज़ाम कठिन आया हुआ होता है। तो देखिए, एसएससी के एक्सपर्ट के लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो 100 के 100 सेट्स की जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको इक्वल मेंटेन कर पाएँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर स्टेनो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं वो अलग अलग दायरे के यानी कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स के पेपर सेट करते हैं। क्योंकि अगर सीजीएल के अंदर ग्रेजुएट लेवल की बातें करी जाएंगी तो वहाँ पर उसी आधार को पॉइंट ऑफ व्यू मानते हुए आपके लिए एग्ज़ाम का पेपर सेट होगा। लक बेस्ड की देखिए बात ऐसी है, एसएससी के अंदर जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए गए थे 2016 और 17 में नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं मिलता था, यानी कि आपको एक दर्जे पर लाने वाला फॉर्मूला इक्वल नहीं वहाँ पर अप्लाई होता था। लेकिन क्योंकि अब आप देखेंगे कि अगर एसएससी की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ होता है, जो कि कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि दोनों ही शिफ्ट को, अगर एक शिफ्ट हार्ड है और दूसरी शिफ्ट आपकी ईजी है, तो दोनों को एक दर्जे पर लाने का कोशिश करती है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर कोई इस तरीके से नहीं मान सकता कि ये लक बेस्ड एग्ज़ाम होता है। हम मान सकते हैं कि अगर 100% में से हम बात करें तो 5% इसमें आपका लक मैटर करता है, क्योंकि आसान आए हुए पेपर में जो व्यक्ति 2 घंटे में 200 सवाल अगर करके आता है तो आप उसकी उस एबिलिटी को नहीं नाप सकते कि क्या वो उस 2 घंटे में वो 200 सवाल ही करके आता। हो सकता था कि उस कठिन सवाल वाले पेपर को भी वो व्यक्ति अपना 2 घंटे में कर लेता। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्सी बनी रहती है। एसएससी को ये डिसाइड करने की ज़रूरत होती है कि अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन करते हैं और अगर आपसे नहीं भी होता है तो एटलीस्ट वो वेरिएंस बहुत कम परसेंटेज का हो। ये ऐसा ना हो कि एक पेपर तो आपका एकदम बिल्कुल ईजी और दूसरा पेपर आपका कठिन आ जाए। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी जहाँ पर एक मोड ऑफ कंडक्ट को कराने की मैंने बात करी, किस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और अगर आपको इसे शेयर करना है तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी और उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए इसे प्लीज़ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।